हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। देखो, लास्ट क्लास हमने सिंगल कॉलम पढ़ा था। सिंगल कॉलम में क्या था? कैश का सिर्फ हिसाब किताब था। डबल कॉलम का मतलब देखो, पहले तो समझो डबल कॉलम है क्या। तो अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट की बात करूँ, डबल कॉलम बोल लो चाहे टू कॉलम बोल लो, इसका फॉर्मेट देखो कुछ इस तरीके से है। तो इसको फॉर्मेट में क्या, सबसे पहला आपका डेट हो गया। तो डेट तो वही है पहले जैसा, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ। उसमें क्या था, एक सिंगल कॉलम था कैश का, बस है ना। यहाँ पे डबल कॉलम है। पहला है आपका कैश का कॉलम और दूसरा है आपका बैंक का कॉलम। फिर ऐसी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल कॉलम कैश बुक था वो सिर्फ कैश के ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता था, क्योंकि उसी का इफेक्ट दिखाना पड़ रहा था। लेकिन जब आप डबल कॉलम कैश बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे कैश प्लस बैंक दोनों का दिखाओगे। तो देखो, दोनों का अगर ओपनिंग बैलेंस दोनों ही एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस तो आप यहाँ लिख दोगे बैलेंस बीडी। अब देखो, दोनों ही एसेट्स है। अगर बढ़ रहे होंगे कैश या बैंक, कोई भी अगर इंक्रीज होगा तो इस तरफ आना चाहिए, और कैश बैक कोई सा भी अगर डिक्रीज होगा, कम होगा तो किस तरफ आना चाहिए? इस तरफ आना चाहिए। तो ये करना आपको, दोनों का देखना है। अब मान लो कोई ट्रांजैक्शंस है, लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश, तो उससे कैश कम होगा तो यहाँ कैश के क्रेडिट में कैश में आएगा। लेकिन मान लो आपने रेंट पे किया चेक से, तो बैंक कम होगा तो बैंक में आएगा। तो जिससे कैश पे इफेक्ट पड़ेगा उसे कैश में दिखाना होगा, जिससे बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा उसको बैंक में दिखाना होगा। फिर दोनों की अलग अलग टोटलिंग करोगे और अलग अलग बैलेंस निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी। मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक का बैलेंस हमें, जिससे पहले हमने कैश बुक पढ़ा था, कैश का बैलेंस हमेशा इस तरह बचेगा, लेकिन बैंक का बैलेंस तो माइनस में भी हो सकता है। तो बैंक का बैलेंस इधर भी बच सकता है और इधर भी बच सकता है। इधर बचेगा तो बैंक बैलेंस है, अगर इस साइड बचता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। बट हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन करने से पहले। तो ऐसी कुल मिला के 6 ऐसी बातें जिसको आपको दिमाग में लेके चलना है क्वेश्चंस, डबल कॉलम के क्वेश्चन को करने से पहले। तो बातें कौन कौन सी है उसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़, कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री, जानते हो? बताओ क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री। जिसमें कैश और बैंक पे दोनों पे इफेक्ट। हाँ, जैसे एग्जांपल फॉर विथड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड। अच्छा नहीं था, नॉर्मल। इसलिए क्या ध्यान दो यहाँ पे। बैंक अकाउंट खोला। हाँ, बैंक अकाउंट खोला, कॉन्ट्रा एंट्री। दो ही होती है ऐसी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब पहले समझो तुम लोग, तुम नए हो तो देखो। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है वैसी एंट्री जो कैश और बैंक दोनों ही कॉलम को इफेक्ट करती है। ए सिंगल एंट्री इफेक्ट कैश और बैंक बोथ कॉलम, वन कॉलम इज इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज और वाइस वर्सा। तो ऐसी सिर्फ दो ही एंट्री है, एक डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक बोल लो, चाहे पेड इनटू बैंक बोल लो, चाहे ओपन है बैंक अकाउंट बोल लो, एक ही मतलब है तीनों का कि बैंक में पैसा जमा हो रहा है। और एक होती है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एक बैंक में पैसा जमा करना और दूसरा बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालना। अब देखो इफेक्ट कैसे होगा। देखो, अगर मैं बैंक में पैसा जमा करूंगा, फॉर्मेट यही है, डेट पार्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर एलएफ कैश बैंक। ये फॉर्मेट है ना, कैश बैंक कैश बैंक। वो खराब हो गया तो पहले। अब देखो जरा, अगर मैं बैंक में पैसा जमा करूंगा, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आप बताओ अगर मैं बैंक में पैसा जमा करूंगा तो मेरा बैंक क्या होगा? बढ़ेगा। और कैश क्या होगा? ये तो ना है। तो बैंक आपका बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट साइड में, कैश कम होगा तो कैश के क्रेडिट साइड में। तो एक एंट्री का दो जगह इफेक्ट पड़ा। बैंक के डेबिट में लिखोगे टू कैश और कैश के क्रेडिट में लिखोगे बाई बैंक, और कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ में लिखोगे सी। ठीक है, तो ये है आपकी पहली कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में पैसा जमा करना। तो देखो दो जगह इफेक्ट पड़ा, इसी में गलती करते हैं बच्चे। तो जैसे ही आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपका बैंक बढ़ा तो बैंक के डेबिट में आया, कैश कम हुआ तो कैश के क्रेडिट में आया। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो एक एंट्री का डबल इफेक्ट। ऐसे अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, मेरा कैश बढ़ेगा और बैंक कम क्या होगा, कम होगा। तो इसको भी दिखाते हैं ज़रा कैश बुक में इफेक्ट। तो इसका कैश बुक में जो इफेक्ट पड़ेगा, जब कैश बुक बनाओगे, फॉर्मेट वही है, डेट पार्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर LF कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक। तो इसमें क्या होगा, कैश बढ़ेगा तो कैश के डेबिट में, और बैंक कम होगा तो बैंक के क्रेडिट में। कैश के डेबिट में लिखोगे टू बैंक, काउंटर एंट्री तो सी, बैंक के क्रेडिट में लिखोगे बाई कैश। कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों एंट्री। तो ये दो ऐसी एंट्री है जहाँ पर एक सिंगल एंट्री का दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, इन्हीं को बोला जाता है काउंटर एंट्री। कभी कभी अलग से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज काउंटर एंट्री एंड गिव द एग्जांपल ऑफ काउंटर एंट्री। तो इसमें से कोई एक एग्जांपल दे दो, कैसे दिखा देना, और इफेक्ट तो बता दोगे कि जब एक सिंगल एंट्री का दो साइड इफेक्ट पड़ने हैं। यहाँ तो कोई परेशानी? अब देखो इसके अलावा दो, मैंने तो आपको बहुत अच्छा बात, अभी तो 2 ही हुई है, तो और क्या बात है। इसमें इसी में देखो अगर लिखा होता विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये मैं इससे लिख रहा हूँ कि आप बच्चे गलतियाँ ना करें। अगर मान लो ऐसा लिखा होता विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, मतलब हमने बैंक से निकाला तो है, पर किसके लिए निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए। देखो पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो ये पर्सनल यूज़ के लिए निकालने की एंट्री आपको याद होगी, एंट्री होती थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होती थी ना। तो इससे सिर्फ आपका क्या होगा, बैंक कम होगा, यहाँ लिख दोगे बाई ड्राइंग। तो ये कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो ये मैंने आपको साथ में इसे लिखा, तो याद रखना, अगर ऑफिस यूज लिखा है तो कॉन्ट्रा एंट्री है, लेकिन अगर पर्सनल यूज लिखा है तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। लेकिन मान लो अगर ऐसे लिखा होता विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अब आगे पता तो चल नहीं रहा पर्सनल है या ऑफिस है, सिर्फ इतना लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक। क्या आपको पता चल रहा है पर्सनल है या ऑफिस? तो जब ना पता चले तो इसको क्या मानोगे, ऑफिस यूज़, और आप इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करोगे। ठीक है, तो पहली 3 एंट्री में कोई डाउट है? बाकी 3 एंट्री जो है वो चेक से रिलेटेड है। चेक से रिलेटेड इन द सेंस कि किसी से आपको चेक मिला, तो इसमें देखो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो मुझे आज चेक मिला, मैंने आज ही बैंक में जमा कर दिया। आज चेक मिला, 10 दिनों बाद जमा किया। या फिर मान लो मुझे आज इससे चेक मिला और इसे पेमेंट करनी थी, वही चेक मैंने इसको दे दिया। तो चेक की ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जो क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। तो चौथा केस चेक से है। पहला क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डेट, डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डेट। क्या किया आपने, चेक मिला और सेम डेट को आपने उसको जमा कर दिया। तो अगर चेक मिलता है और सेम डेट को जमा करोगे तो आपका बैंक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कोई कॉन्ट्रा एंट्री तो नहीं है, वैसे ये तीनों में से कोई सी भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बस मैंने बताया कि आपको थोड़ा समझ आ जाए बातें को, क्वेश्चन में आए तो घबराओ नहीं या गड़बड़ ना करो। तो इससे क्या हुआ, आपका बैंक आपका बढ़ गया तो डेबिट में आएगा, तो यहाँ बैंक पे डेबिट में लिखोगे, जो भी उसका नाम, जिससे भी आपको चेक मिलेगा उसका नाम लिखोगे और अपना बैंक बढ़ा दोगे। कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन मान लो चेक मिलता है और कुछ दिनों बाद जमा क्या करते हो आप, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर बट नॉट डिपॉजिट इनटू सेम डेट। अभी आपको कैसे पता चलेगा, तो जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि 4 तारीख को चेक मिला और 4 तारीख के बाद किसी 8 तारीख को डेट लिख रखी, ये चेक को हमने बैंक में जमा किया, तो इससे आपको पता चलेगा कि 4 को आपने जमा नहीं करा है। तो सेम डेट अगर जमा नहीं करते हैं तो उसको भी समझ लो ज़रा, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कैश बुक पे क्या इफेक्ट है इसका। बैंक डेट पार्टिकुलर लेफ्ट कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक। सपोज करो आपको 4 तारीख को चेक मिला, 4 जनवरी को, और आपने जमा नहीं किया। तो जमा नहीं किया तो आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट
तो जो भी उसका नाम है PQR। तो आपने एक जनरल एंट्री भी सीखी नहीं कि अगर आपको किसी से चेक मिलता है और अगर आप सेम डेट को जमा ना करो तो उसकी जनरल एंट्री होती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम। अब मान लो 10 तारीख को आपने वो चेक जमा कर दिया, क्या करा आपने, 4 को आपको चेक मिला, आपने जमा नहीं किया तो 4 को जनरल हुई। अब 10 को आपने वो चेक जमा कर दिया तो यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड और अपना बैंक बढ़ा दोगे। तो देखो पहले वाले में भी बैंक बढ़ा, इसमें बढ़ा, तो इसमें आपको एक अलग से जनरल और पास करनी पड़ गई। ठीक है, तो चेक मिला सेम डेट जमा की तो उसके नाम से बैंक बढ़ गया, चेक मिला कुछ दिनों बाद जमा करो तब जनरल, और जब जमा किया तो आपने बैंक बढ़ा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। और एक आखिरी कंडीशन और 6 नंबर कि अगर आपको किसी से चेक मिलता है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड इंडोर्स टू क्रेडिटर, आपको किसी से चेक मिला, अब वो चेक आपने किसी को दे दिया, तो एक बात बताओ, आप खुद बताओ, सोचो, मान लो मुझे इससे चेक मिला और वो चेक मैंने इसको दे दिया, तो मेरे कैश बुक पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मेरे पास ना तो पैसा आया ना चेक बैंक में आया, तो मेरे कैश बुक तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, ना तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा ना ही बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। चेक आ रहा है मैं दे दे रहा हूँ, तो इसका इस वाली एंट्री का कैश बुक कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ जनरल एंट्री में, इसका सिर्फ जनरल में इफेक्ट पड़ता है। किसमें? जनरल में। चेक मिला मान लो 4 तारीख को, किसी से भी मिला, मान लो राहुल से मिला, सुमित से मिला मान लो, तो आपने जमा नहीं किया तो आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, तो जिससे मिला होगा मान लो आपको सुमित से मिला है, फिर वो चेक आपने किसी और को दे दिया, मान लो 10 तारीख को कुणाल को, तो कुणाल डेबिट टू चेक इन हैंड, तो इसका आपके कैश बुक पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 6 बातें एक बार दोबारा से देख लो, सुन लो ज़रा। 2 काउंटर एंट्री है, एक बैंक में पैसा जमा करना और एक बैंक से निकालना, ये 2 काउंटर एंट्री है। बाकी ये छोटी छोटी सिंगल एंट्रीज़ है कि हाँ वही लिखा है कि पर्सनली जो तो काउंटर एंट्री नहीं होंगे। उसके अलावा ये चेक की कंडीशंस थी, इस चीज़ों को आपको बस दिमाग में रखना जब हम क्वेश्चन करें। तो अभी अब एक क्वेश्चन देखते, निकालो जरा, क्वेश्चन नंबर 5-6 निकालो, बुक खोलो फटाफट, कैश बुक का 6। जब तो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, आप लोग ही बताओगे कहाँ का आएगा। कैश बुक बना ले रहे हैं, फॉर्मेट आपका डेट, पार्टिकुलर, LF, कैश और बैंक, फिर डेट, पार्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन मिल गया सबको? लिखा ना प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, एक बुक दे दो जरा, मैं भी देख लूँगा। चलो एक से तुम दोनों एक से शेयर कर लेना ना, देखना जरूरी है, बुक क्वेश्चन को देखना जरूरी है लैंग्वेज समझने के लिए। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, लिखा है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। आपको कैश का बैलेंस दे रखा और बैंक का बैलेंस दे रखा, दोनों का ही पॉजिटिव बैलेंस है। तो आप यहाँ लिख दोगे डेट डाल के 1 जून टू बैलेंस BD। कैश का बैलेंस है 5000 और बैंक का है 17,500। एक बात ध्यान रखना, कैश का बैलेंस हमेशा इधर ही होगा, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट भी हो सकता था, लिखा होता बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो आप फिर इस तरफ लिखते। पहला पॉइंट कोई दिक्कत है? उसमें देखो दूसरा क्या लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड डिपॉजिट इन फर्म बैंक अकाउंट। देखिए हमने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची, उससे पैसा आया और उसको हमने बैंक के फर्म के बैंक में जमा कर दिया, तो हमारा बैंक क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बस बैंक को इंक्रीज़ कर दोगे, 5 जनवरी के डेट डालोगे और टू कैपिटल लिखोगे और बैंक को बढ़ा दोगे। कोई दिक्कत इस पॉइंट में किसी को? अगला देखो क्या लिखा है, चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल एंड पेड इनटू बैंक। चेक मिला और आपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक को बढ़ा दोगे 50,000। कोई डाउट है बताओ? अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है,
पेड टू एस बोस बाई चेक 12,500 और डिस्काउंट 200। आपने एस बोस को 12,500 रुपये चेक से पे किया और 200 का डिस्काउंट है, तो आपका बैंक कम होगा। और कितना? 12,500। डिस्काउंट का तो कोई रोल नहीं है। तो आपने एस बोस को चेक 7 जून को पे किया, तो आपका बैंक कम होगा बाई एस बोस। कोई दिक्कत है इसमें? 12,500 से आपका बैंक कम होगा, आपने बैंक कम कर दिया। कोई डाउट है बताओ? यहाँ तक ठीक है? अगला देखो क्या लिखा है, पेड वेजेज इन कैश। आपने वेजेस पे किया कैश में, तो आपका कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 9 तारीख की एंट्री आ जाएगी बाई वेजेस। कितना अमाउंट है? 3,000। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? अगला है रिसीव ए चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंड इन टू बैंक। लिखा ए मुखर्जी से आपको चेक मिला, वो चेक आपने बैंक में जमा कर दिया, तो आपका बैंक क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। बढ़ेगा, तो इस डेबिट साइड में आ जाएगा। कोई डाउट बोलो? ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। कितना अमाउंट है? 6,000 से बैंक आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है ड्रॉन फ्रॉम बैंक। लिखा ना ड्रॉन फ्रॉम बैंक। अभी बता दे रखा कि पर्सनल या ऑफिस, तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया होगा तो आप ऑफिस मानोगे। तो ड्रॉन फ्रॉम बैंक आपके लिए क्या होगी? काउंटर एंट्री। अब जरा काउंटर एंट्री को ध्यान दो, मैं यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ कि आपको पता दिखे। काउंटर एंट्री देखो क्या होगा, बैंक से निकाला तो कैश बढ़ेगा और आपका बैंक कम होगा। इस एंट्री में कोई डाउट है बताओ? ये आपकी काउंटर एंट्री, बैंक से निकाला तो कैश बढ़ा और बैंक कम हुआ, दो जगह इफेक्ट पड़ा। देखो कैश बढ़ा तो कैश के डेबिट में और बैंक कम हुआ तो बैंक के क्रेडिट में, एक एंट्री का डबल इफेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड काउंटर एंट्री। कोई डाउट? उसके बाद है पेड सैलरी इन कैश। आपने सैलरी पे किया कैश में, तो बाई सैलरी कितना पे करा आपने? 4,000 सैलरी पे किया कैश में, कैश कम कर दोगे। फिर लिखा सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम। आपने गुड्स बेचा कैश में और सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो आप अपना बैंक बढ़ा लोगे। कोई डाउट बताओ यहाँ तक? कोई दिक्कत? फिर लिखा आपने रेंट पे किया चेक से, तो क्या होगा? रेंट चेक से पे करोगे तो बैंक कम हो जाएगा बाय रेंट। 1,000 है ना? देखो सारे पॉइंट खत्म। अब देखो आपको टोटलिंग करनी है। देखो कितना सिंपल है। अलग अलग टोटल करोगे, महीने की एंड की डेट डालोगे। महीने की डेट 30 जून है ना? देखोगे बाई बैलेंस CD। अब देखो कैसे निकलेगा। इधर का देखो 10,000 इसकी टोटलिंग, इधर का कितना हो रहा है? 7, तो बैलेंस कितना बच गया? 3,000। कोई दिक्कत? कैश का बैलेंस 3 आ गया। कोई डाउट है बताओ? ऐसी बैंक का देखो 17, ये तो टोटल करना पड़ेगा, ज़्यादा है। 17,500 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, ये हो गया 86,500। 86,500 माइनस कर देंगे 12,500 और 5,000 और 1,000, तो ये आ गया 68,000। देखो दोनों का ही आंसर आपको दिया होगा, कैश का भी और बैंक का भी, तो आप उसको ऐसे मैच कर लो। तो यही आपका डबल कॉलम कैश में इस तरीके से करना है। दिक्कत कहाँ आएगी? तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपको उसके अंदर, क्या कहते हैं, काउंटर एंट्री के अंदर। जो मैंने वो 6 बात बताई उनको पहले ध्यान से समझना। कोई डाउट तो आप दोबारा पूछ सकते हो। बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो लैंग्वेजेस का है। और एक दो और छोटी बातें ध्यान रखिए, जैसे एग्जाम्पल पर आप इसमें डिफरेंस जानना। मान लो अगर ऐसा लिखा है पेड टू राम 1900 डिस्काउंट 100, तो आपका कैश कितना कम हुआ? 1900। वैसे अगर यहाँ ये लिखा होता रिसीव फ्रॉम राम 1900 डिस्काउंट 100, तो आपको कैश मिला कितना है? मतलब अगर पेड और रिसीव वर्ड है तो वहाँ पर डिस्काउंट का कोई रोल है नहीं है। लेकिन वही मैं अगर लैंग्वेज चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक दो क्वेश्चन में आएगा, बच्चे गलतियाँ करते हैं। मान लो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1900 और डिस्काउंट 100, तो यहाँ हमारा कैश कितना कम हुआ होगा? 18, क्योंकि लिखा ना परचेज 1900 का परचेज किया, 100 का डिस्काउंट है, तो यानी हमारी जेब से जो पैसा गया होगा वो 1800 गया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर परचेज या सेल वर्ड है तो वहाँ पर डिस्काउंट का इफेक्ट दिखेगा आपको, लेकिन पेड रिसीव है तो ऑलरेडी डायरेक्टेड है। ठीक है ना? तो लैंग्वेजेस का वो है, क्वेश्चन करते टाइम आपको ध्यान रखनी है। इतना ही है बस, आपको बस क्वेश्चन करने हैं।
पहले वो 6 बातों को ढंग से पढ़ना, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन करो, उसके बाद 1-2 और क्वेश्चन हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक बाय बाय।